प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से उद्धृत है। इस टॉपिक के माध्यम से यशोधरा जब पति निष्क्रमण कर जाते हैं तो यशोधरा मानती है कि पति ने अपनी धीरता वीरता का परिचय दे दिया है, अब मुझे भी अपनी परीक्षा देनी होगी। तो देखो, ये जो पद है, इस पद को हम पहले पढ़ के सुना देते हैं। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नाग दत्त जिस है से। गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नाग दत्त जिस है से। वही तुरंग पालित कुरंग सा। वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। क्यों ना गूंजती रंग भूमि फिर। क्यों ना गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जैसे। निकला वहाँ कौन उन जैसा। निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। देखो बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्दार्थ, उनको मैं बता देता हूँ। कराल का मतलब होता है भयानक। कराल का मतलब क्या होता है? भयानक। और जो प्रतिद्वंदी किसे कहते हैं? जो विरोधी होते हैं ना एक दूसरे के, उसको बोलते हैं प्रतिद्वंदी। तुरंग घोड़े को कहा जाता है। तुरंग किसे कहते हैं? घोड़ा को। और कुरंग मृग को कहते हैं। तुरंग माने घोड़ा और कुरंग माने मृग। रंगभूमि प्रतियोगिता स्थल, जिस पर कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है, ये प्रतियोगिता होती है, वो होता है रंगभूमि। तो देखो बच्चों, इसका हम भावार्थ करते हैं और समझाते हैं। ये अवतरण गुप्त जी के यशोधरा काव्य से उद्धृत है। पति के निष्क्रमण करने के बाद यशोधरा मानती है कि पति ने अपनी वीरता का और धीरता का परिचय दे दिया है, परंतु अब मुझे भी अपनी कठोर दिनचर्या अपनाने की परीक्षा देनी होगी। कठोर जीवनचर्या अपनाने की परीक्षा देनी होगी। तो देखो, देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नाग दत्त जिस है से। है माने भी घोड़ा होता है। सुनो, यशोधरा कहती है कि प्रतियोगिता स्थल पर जिस नागदत्त नामक घोड़े को देख करके। प्रतियोगिता स्थल पर जिस नागदत्त नामक घोड़े को देखकर जिसे भयानक मौत के समान माना जाता है, जिसे भयानक मौत के समान माना जाता है, सब लोग भय से कांप उठे थे। जो नागदत्त नामक घोड़ा था, जिसे मौत के समान माना जाता था, उससे सब लोग भय से कांप गए थे। जिस पर सवार होने
जिस पर सवार होने पर नंदार्जुन आदि वीर विरोधी गिर गए थे, अर्थात उस पर सवारी नहीं कर सके थे। उसी घोड़े को नागदत्त उसी घोड़े को पालतू मृग की तरह, वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। उसी घोड़े को पालतू मृग की तरह मेरे प्रियतम ने, मेरे स्वामी ने अपने वश में कर लिया था। मेरे प्रियतम ने, मेरे स्वामी ने अपने वश में कर लिया था। क्यों ना गूंजती रंग भूमि फिर उनकी जय जय जैसे। वह भयानक घोड़ा तुम्हारे सामने नतमस्तक हो गया था। जो भयानक घोड़ा था, यशोधरा कहती है कि हे मेरे स्वामी, वह भयानक घोड़ा तुम्हारे सामने नतमस्तक हो गया था। जब ऐसा वीरतापूर्ण कार्य, साहसपूर्ण कार्य आपने किया था, तो उस समय रंगभूमि में आपकी चारों तरफ जय जयकार होने लग गई थी। तो उस समय रंगभूमि में आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। उस प्रतिद्वंद्विता में, उस प्रतियोगिता में आपके समान प्रबल पराक्रमकारी कौन निकला। अर्थात आपके समान इतना वीर पुरुष कोई नहीं निकला। यशोधरा कहती है कि जो प्रतियोगिता पहले हो चुकी थी, उसमें मेरे वीर पति ही विजयी घोषित रहे और वे ही सबसे पराक्रमी सिद्ध हुए। इस प्रकार आर्यपुत्र पहले भी परीक्षा देने में सफल रहे हैं, परंतु अब आर्यपुत्र पहले भी परीक्षा देने में सफल हुए हैं, परंतु अब मुझे अनासक्त बनकर परीक्षा देनी होगी। अब मेरी बारी है। कहने का भाव यह है कि मेरे पति, मेरे स्वामी तो अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हैं, अब मुझे परीक्षा दे करके मुझे भी सफल होना है और मेरी बारी है। तो देखो, इसमें सिद्धार्थ की वीरता, पराक्रम, साहस आदि को दर्शाया गया है और इसमें अनुप्रास, उपमा तथा आक्षेप अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो देखो बच्चों, अगला पद्यांश हम लेते हैं। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना। सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। खेद किसी से उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। खेद किसी में उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, भेद का मतलब होता रहस्य, उपयुक्त का मतलब उचित,
सराहा का मतलब सराहना करना। तो सुनिए, ये जो पद है ये गुप्त जी के यशोधरा काव्य से उद्धृत है। इसमें यशोधरा कहती है, कि स्वयंवर में, जब विवाह का स्वयंवर होता है तो उस स्वयंवर में सिद्धार्थ द्वारा अपना वर्ण करने का प्रसंग लेकर यशोधरा चिंतित होती हुई कहती है। जब सिद्धार्थ उनका वर्ण कर लेते हैं, सिद्धार्थ का जब वर्ण कर लेती है यशोधरा, तो फिर चिंतित रहती है और क्या कहती है, सुनो। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। यशोधरा अपनी शादी के समय की घटनाओं का स्मरण करके कहती है, यशोधरा अपने विवाह के समय की घटनाओं का स्मरण करते हुए कहती है कि जब स्वयंवर में सिद्धार्थ ने मेरा वर्ण किया था, मुझे चुना था, और सभी सुंदरियां युवतियों में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया था, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप पाया। और जितनी भी सुंदरी थी, युवती थी, उनमें सबसे ज़्यादा सम्मान मुझे दिया था। तब सबने मेरे भाग्य की सराहना की थी और सभी ने मेरे रूप सौंदर्य की प्रशंसा की थी। मेरे भाग्य की सराहना की थी और रूप सौंदर्य की प्रशंसा की थी। लोग मेरे रूप सौंदर्य का बखान करने लगे थे। अर्थात कपिलवस्तु के जो राजकुमार थे, उनके द्वारा मेरा पत्नी रूप में वर्णन करने पर सभी ने मेरी प्रशंसा की थी। खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। उस समय किसी ने भी मेरे पति को सही तरीके से नहीं पहचाना था, सही प्रकार से नहीं पहचाना था। अनेक सुंदरियों के बीच में मेरा ही वर्ण क्यों किया है, इसका कारण भी अच्छी तरह नहीं जाना था। परंतु वह कारण यह कोई रहस्य है, मैं अब जान पाई हूँ। उसका कारण और रहस्य मैं अब जान पाई हूँ। यशोधरा कह रही है इस बात को। इस दिन की उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। उस दिन मेरे पति को ऐसे उचित पात्र की, अर्थात ऐसी पत्नी की खोज थी, ऐसी नारी की खोज थी जो निष्क्रमण करने पर तपस्विनी बनकर अपने परिवार का संचालन कर सके। मतलब निष्क्रमण करके तपस्विनी बन करके अपने परिवार का संचालन कर सके, ऐसी नारी की उन्हें खोज थी। अतः यशोधरा कहती है कि मेरे पति तो परीक्षा में सफल हो चुके हैं, परंतु अब मेरी बारी है, अब मेरी परीक्षा की बारी है। तो देखो, इसमें यशोधरा को पिछली जो घटना है उनका स्मरण होता है और यशोधरा की विरहानुभूति या वेदना का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा भावानुकूल है। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पद लेते हैं। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं। मेरे रंग रूप
मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है, मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है। किंतु अंतरात्मा भी मेरा था, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था, क्या विकृत विकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखो, इसमें कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं आया है, आएगा तो मैं साथ बता दूंगा। ये अवतरण गुप्त जी के यशोधरा काव्य से उद्धृत है। यशोधरा का कथन है कि पति सिद्धार्थ के निष्क्रमण करने के बाद अपने जीवन को लेकर यशोधरा चिंतित होती है और चिंता में मग्न हो जाती है। तब वह चिंतित होकर के कहने लगती है, मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है। यशोधरा कहती है कि हे मेरे रूप सौंदर्य, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व रहा है। हे मेरे रूप सौंदर्य, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व रहा है। वह अपने आप को बहुत ही सुंदरी मानती थी, अद्वितीय मानती थी यशोधरा, परंतु तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा। परंतु ये झूठा गौरव था, ये तो तेरा झूठा गौरव था। तुम रूप सौंदर्य के गर्व को व्यर्थ ही मान रही हो, तुम रूप सौंदर्य का जो गर्व है उसको बेकार ही मान रही थी, व्यर्थ मान रही हो। क्योंकि मनुष्य का जो रूप सौंदर्य है वह हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है। मनुष्य का जो रूप सौंदर्य है वो हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता है, उसमें परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था, क्या विकृत विकारी। मेरे पति सिद्धार्थ ने कितनी ही बार इस तथ्य को लेकर कहा कि फूल तो सुबह खिलता है, फूला दिन किस अंधकार में। फूल तो सुबह प्रातःकाल ही खिलता है और अपनी सौरभ बिखेरता है, और सायंकाल होते ही वह कुमल जाता है, अर्थात मुरझा जाता है। उसका जो रूप सौंदर्य वह स्थायी नहीं रहता है, उसका जो रूप सौंदर्य है वह स्थायी नहीं रहता है। ये बात जानती हुई भी मैं ना समझ बनी रही, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था, क्या विकृत विकारी। मेरी जो अंतरात्मा थी, मेरा जो हृदय था वह कितना विकृत और विकार ग्रस्त रहा, कितना विकृत रहा, कितना विकारों से भरा हुआ रहा, जो इस बात से अनजान बना रहता था। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कहती है कि आर्यपुत्र तो निष्क्रमण करके अपनी कठिन तपस्या में सफल हो चुके हैं, अब मेरी बारी है, मुझे तपस्वी बन करके जीवन यापन करने की परीक्षा देनी होगी। देखो, इसमें ये जो पद है इसमें रूप सौंदर्य पर गर्व करने वालों को व्यर्थ समझा है, और संसार की इसमें बताया गया कि संसार परिवर्तनशील है और हमेशा परिवर्तन होता रहता है। संसार में कोई भी स्थायी चीज नहीं है।
अनुप्रास समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, अब हम अगला पद लेते हैं। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बलि थे मेरे। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बलि थे मेरे। मैं इंद्रिया शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेरे। मैं इंद्रिया शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेरे। आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हाँ अपने आंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। हाँ अपने आंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो वृत्ति विहारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। देखो ये जो पद है इसके कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ। विश्रुति का मतलब होता है सुप्रसिद्ध। जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, विख्यात हो जाता है और ज्ञान संपन्न हो जाता है, उसे कहते हैं विश्रुति। इंद्रिया शक्ति कहते हैं इंद्रियों का वशवर्ती। इंद्रियों की जो इंद्रिय हैं उनको वश में कर लेना, इंद्रिया शक्ति। विषयों का मतलब होता है सांसारिक सुख भोग। विषयों का मतलब सांसारिक सुख भोग। चेरे माने दास होता है और आई माने अरे या है। आई माने अरे या है। तो सुनो, इस पद का हम भावार्थ करते हैं। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बलि थे मेरे। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बलि थे मेरे। मैं इंद्रिया शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेरे। यशोधरा कहती है कि मैं तो अबला हूँ, अर्थात कमजोर नारी हूँ, परंतु मेरे पति तो विश्व प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध या विख्यात वीर पराक्रमी थे। मेरे पति तो विश्व प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध वीर पराक्रमी थे। मैं इस सांसारिक वासना से ग्रस्त रही। जो ये सांसारिक वासना है इसमें मैं ग्रस्त रही, इसमें लिप्त हो गई थी, परंतु वे तो विषय वासना के वशवर्ती या सेवक कब थे। अर्थात वे विषय शक्ति से, जो उनकी विषय वासना थी, विषय शक्ति सी, उससे सर्वथा मुक्त थे। इसी प्रकार वे ग्रह का त्याग कर सके थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए थे। इसी प्रकार वे अपने ग्रह का त्याग कर सके थे। आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हाँ अपने आंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। इसलिए यशोधरा स्वयं पूछती है कि नारी होने से मैं अर्धांगिनी बनी। यशोधरा कहती है कि नारी होने से, स्त्री होने से मैं उनकी अर्धांगिनी बनी, परंतु मैं विषय वासना से ग्रस्त रही हूं। मैं संसारिकता में फंसी रही हूं। कहती है हाँ, हाय, हा का मतलब हाय, मेरा जो सुखी जीवन है, इस सुखी जीवन में मेरे सुखी जीवन में आग किसने लगाई है। मेरे आंचल में किसने अंगारे बिखेरे हैं। है नारित मुक्ति में मैं भी तो
है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अबे मेरी बारी। नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव होता है। नारीत्व से अगर मुक्ति मिल जाती है तो उसमें एक विरक्ति का भाव होता है, एक वैराग्य का भाव होता है। अर्थात नारी की आसक्ति से मुक्ति पाने वाला ही व्यक्ति संसार से विरक्त हो सकता है। जो नारी में आसक्ति नहीं रखता है और नारी की आसक्ति से जो मुक्ति पा लेता है वही इस संसार से विरक्त हो सकता है। आर्यपुत्र ने नारीत्व से मुक्ति पाकर और वैराग्य अपना करके अपने लक्ष्य की परीक्षा दे दी, परंतु अब मुझे भी मेरे स्वामी की तरह ही अनासक्त रहने की परीक्षा देनी होगी। इसमें क्या है, पत्नी के जो पति पत्नी होते हैं उनका जो इंद्रिय सुखोपभोग होता है उसका इसमें भाव दर्शाया गया है। विषय वासना से ग्रस्त व्यक्ति को बताया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और नारी की जो विषय शक्ति होती है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। धन्यवाद।